हाय एवरीवन, आई एम सौम्या एंड वेलकम टू थिंक बेसिक फोक्स। सो अगर आप यूपीएससी ड्रीम कर रहे हो एंड अपना सीरियस एंड ऑनेस्ट अटेम्प्ट 2026 में देने का थोड़ा भी सोच रहे हो ना, तो आपके पास अभी इफेक्टिवली 12 मंथ्स हैं फॉर प्रीलिम्स 2026 एंड अराउंड 15 मंथ्स हैं फॉर मेंस 2026 as we can expect exam dates to fall in these months only. And this much time is undoubtedly absolutely sufficient to clear this exam in your this very attempt itself. जिसका हम एक प्रोडक्टिव येट पॉजिटिव आउटपुट ओरिएंटेड प्रिपरेशन स्ट्रक्चर इस वीडियो में आगे समझेंगे। बट देन यस, इसी के साथ हमें यह भी समझना पड़ेगा कि दैट कमिंग नेक्स्ट 6 to 8 मंथ्स को अगर हम थोड़ा भी सही से यूटिलाइज कर ले गए ना, तो हम आराम से इवन उन एस्पिरेंट्स को भी आउट कम्पीट कर पाएंगे जिन्होंने एक बार भी मेंस या इंटरव्यू दिया हुआ है। फिर चाहे हम बिगिनर हो एंड एट प्रेजेंट हमें इस एग्जाम का कुछ आइडिया ही ना हो, ना ही हमने इसके लिए कुछ पढ़ना स्टार्ट किया हो, या फिर हम ऑलरेडी अटेम्प्ट्स देते आ रहे हो एंड स्टिल वी आर स्ट्रगलिंग टू अचीव आवर ड्रीम। ठीक है। However, the reality is more than 90% aspirants repeat the same mistake every year, costing them their crucial attempts, which is focusing only on prelims for next 10 to 11 months. थिंकिंग कि हमारे पास तो अभी बहुत टाइम है, हम आराम से एक एक सब्जेक्ट को एक एक महीने में कवर करेंगे, विदाउट रियलाइजिंग कि ये जो सफिशिएंट टाइम है ये कितना स्पीड से निकलता जाता है। एंड बाय द टाइम 2026 फॉर्म्स विल बी आउट, तब हमें सडन रियलाइज होता है, एंजाइटी एंड स्ट्रेस फील होता है कि अभी तक हमने प्री पूरा कवर नहीं कर पाया और मेंस तो हमने टच ही नहीं किया। So to save ourselves from this mistake, we need to always focus on the process of balanced and integrated preparation from the starting itself. See, even our cricket legend MS Dhoni says that process is more important than the results, and if you take care of the process, you will get the results. So our only focus should be a balanced and integrated preparation, जिसमें हम entire syllabus and current को correctly prioritize and complement करते हुए, time को effectively manage करते हुए, revision and practice को भी maintain कर पाएं। See, I'm emphasizing this because with my experience of 4 mains and 2 interviews, I know exactly कि where and how aspirants struggle in this preparation. That's why आज की इस वीडियो में हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे कि किस सब्जेक्ट को उसके प्रीलिम्स एंड मेंस के वेटेज के हिसाब से कब और कहां से हमें पढ़ना है, ऑप्शनल को कब स्टार्ट करना हमारे लिए बेस्ट है, करंट अफेयर्स इन न्यूज़पेपर को कैसे फ्रॉम स्क्रैच हमें पढ़ना शुरू करना है फॉर द बेस्ट आउटपुट, एंड इन सब के साथ साथ एमसीक्यू प्रैक्टिस एंड आंसर राइटिंग को कैसे मैनेज करना है। बट देन यस, इसी के साथ आपकी ये भी क्वेरी कंटिन्यूअसली आ रही थी कि पढ़ने के बाद हम प्रैक्टिस कहां से करें, कैसे सेल्फ इवैल्यूएट करें एंड कैसे इंप्रूवमेंट लाएं अपनी प्रिपरेशन में। सो कीपिंग दिस इन माइंड, आई विल रेकमेंड टुडे टेक्स्ट बुक पास एलीट प्रोग्राम ऑफ textbook.com। इस प्रोग्राम में आपको प्रीलिम्स के लिए मोर देन 300 टेस्ट मिलेंगे, जिससे आपकी प्रिपरेशन डेडिकेटेड वे में होती रहेगी। आपको सिर्फ टेस्ट ही नहीं बल्कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी यहाँ मिलेंगे, जहां से आपको पूरे पेपर का ट्रेंड एंड पैटर्न समझ आ सकेगा। इसमें आपको सिर्फ प्रैक्टिस ही नहीं बल्कि डेली करंट अफेयर्स के लिए क्विक समरी शीट्स भी मिलेंगी एंड पूरे सिलेबस की कवरेज के लिए रिवीजन के लिए स्पेशली शॉर्ट चीट शीट्स भी प्रोवाइडेड होंगी, जिससे लास्ट मिनट रिवीजन करने में आपकी बहुत हेल्प होगी। इनफैक्ट टेक्स्ट बुक के इस पास एलीट प्रोग्राम में आपको मेंस के लिए भी प्रॉपर टेस्ट भी मिलेंगे, जहां से आप अपने आंसर्स को सेल्फ इवैल्यूएट कर सकोगे, इंप्रूव कर सकोगे। सो इस प्रोग्राम को अभी ज्वाइन करो, एज द ग्रैंड सेल इज गोइंग ऑन फ्रॉम 28th April onwards यूजिंग माई कोड थिंक22 टू अवेल स्ट्रेट 10% डिस्काउंट। लिंक और कोड डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। जल्दी से इसमें एनरोल करो और अपना पहला मॉक कब देने वाले हो कमेंट में जरूर बताओ। ओके, सो नाउ अब इस वीडियो को बहुत ध्यान से समझना, बिकॉज एवरीथिंग फ्रॉम हेयर ऑन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखो, एज यूपीएससी सीएसई 2024 रिजल्ट्स आर आउट, यू मस्ट हैव नोटिस इन मेनी इंटरव्यूज कि सभी टॉपर्स, इवन लाइक शक्ति दुबे मैम, ऑल इंडिया रैंक 1 और द अदर सेलेक्टेड कैंडिडेट्स आर रेकमेंडेड द सेम लाइन ऑफ यूपीएससी प्रिपरेशन। सबके इंटरव्यूज आप देखोगे ना, आपको एक सेम थीम पता चलेगी कि कैसे उन्होंने प्रिपरेशन किया है। दैट इज फर्स्ट टू वर्क ऑन योर बेसिक्स एंड योर फाउंडेशन, make it extremely strong and then only go ahead to build a structure over it by adding extra relevant information and the current affairs to your accumulated knowledge level। बिना फाउंडेशन के, बिना बेसिक्स के जबरदस्ती इस प्रिपरेशन को हमें कॉम्प्लेक्स नहीं बनाना है। इवन इन लास्ट मंथ्स 2026 प्लान वीडियो आई टोल्ड यू द एग्जैक्ट सेम थिंग। Therefore, on the similar lines, अभी भी मैंने इस entire यूपीएससी प्रिपरेशन जर्नी को बिना किसी complexity के सिंपली बस 3 phases में डिवाइड किया है। The first is the foundation phase of 4 months. The second phase is the main centric phase of complete 5 months. And the last phase is the revision phase from the February 2026 onwards. And इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए हम अपना पूरा 2026 का प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे। ठीक?
तो चलो अब हम स्टार्ट करेंगे फेज 1 से, विच इज गोइंग टू बी द फाउंडेशन फेज। ये फेज टोटल 4 मंथ्स का होगा, फ्रॉम मई टू अगस्त। टोटल जो 123 डेज है, इसमें आपको बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है कि हम 10-10 घंटे, 11-11, 12-12 घंटे पढ़ेंगे। नहीं, आपको रियलिस्टिकली और प्रैक्टिकली सिर्फ 6 से 8 घंटा देना है। मिनिमम 6 घंटा पढ़ो और मैक्सिमम 8 घंटा पढ़ो, उससे ज्यादा पढ़ने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। एक और चीज जो यहाँ ध्यान रखनी है कि इस टाइम पे आप चाहे जितने भी टॉपर्स के इंटरव्यू देख लो, लेकिन इस टाइम पीरियड पर इन 4 मंथ्स में आपको ऑप्शनल एथिक्स और एस्से के बारे में कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। उसको हम अभी आगे प्रॉपर समझेंगे कि कहां पे हमें इसे करना है और कैसे करना है ना। यहाँ पे हम बेसिकली टारगेट करेंगे 4 फाउंडेशनल सब्जेक्ट्स को, दैट इज पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी। स्टार्ट में देखो पॉलिटी से इसलिए कर रही हूं, द ओनली रीजन बीइंग कि ये आउट ऑफ द ऑल 4 ये इजी है और इसका इनपुट टू आउटपुट रेशियो भी बहुत अच्छा है। देखो हमारा टारगेट ये है कि स्टार्टिंग ऑफ द प्रिपरेशन में ही, जैसे मैंने यहाँ पे 25 डेज दिए हैं पॉलिटी को, सो स्टार्टिंग 25 डेज में ही ना हम आराम से अपने प्री में अराउंड 30 to 35 मार्क्स पक्के कर ले, बिकॉज 15 to 17 क्वेश्चंस पॉलिटी से डायरेक्ट वहां पे आते हैं। एंड मेंस में हम अराउंड 40 to 50% ऑफ द GS2 मेंस पेपर जो आता है पॉलिटी से, अराउंड 100 to 125 मार्क्स का, उसको भी साथ के साथ पक्के कर ले। ठीक, तो मोटिव ये है बिकॉज इजी सब्जेक्ट है और हमें स्टार्टिंग में ही अपने मार्क्स पक्के करने जरूरी है, बिकॉज वही हमारे लिए सोर्स ऑफ मोटिवेशन बना रहेगा थ्रू आउट द प्रिपरेशन। तो उसलिए हम इसको स्टार्ट करेंगे एनसीईआरटी से। एनसीईआरटी में हमें क्लास 11 की इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क पढ़नी है और क्लास 12 की पॉलिटिक्स इन इंडिया एंड वर्ल्ड पॉलिटिक्स वाली एनसीईआरटी पढ़नी है। देखो जो 11th वाली है उसको तो बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, सबसे पहले आप यही पढ़ना। हालांकि मैं सभी एनसीईआरटीज के ऊपर एक सेपरेट वीडियो भी करूंगी कि हमें कौन सी पढ़नी है, कौन सी छोड़नी है, एंड जो पढ़नी भी है तो उसमें कौन से चैप्टर्स रेलेवेंट है, जिन्हें हमें पढ़ना चाहिए, किनको स्किप करना है, वो सब मैं एक आपको सेपरेट एनसीईआरटी की वीडियो में पूरा अच्छे से समझाऊंगी। यहाँ पे लेकिन मैं आपको एक प्रॉपर टाइमलाइन का एक ओवरव्यू देकर के साथ साथ चल रही हूँ। एनसीईआरटी के बाद हमें पढ़ना है लक्ष्मीकांत। अब काफी सारे स्टूडेंट्स को ये नाम देखते ही लगेगा कि यार 25 डेज में तो लक्ष्मीकांत हम कैसे कवर कर पाएंगे, इट्स नॉट पॉसिबल, बिकॉज हम तो इसे फर्स्ट टाइम रीड कर रहे हैं। तो देखो प्रॉब्लम ये है कि हमारी आदत होती है कि हमने बुक उठाई और उसको हम पेज टू पेज पढ़ना शुरू कर देते हैं। नहीं, आपको किसी भी स्टैंडर्ड बुक को पेज टू पेज नहीं पढ़ना है। सेम गोज फॉर लक्ष्मीकांत ऑल्सो। इसको कैसे पढ़ना है, क्या टेक्निक आपको फॉलो करनी है इसको पढ़ने के लिए, उसके लिए मैंने ऑलरेडी एक सेपरेट वीडियो बनाई हुई है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी। एंड आपको एग्जैक्टली प्री एंड मेंस के लिए क्लब करके कैसे पॉलिटी को पढ़ना है उसके लिए हम एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी अलग से, जहां पे आपको मैं प्रॉपर हर एक चीज समझाऊंगी। लेकिन पढ़ना कैसे है उसके रिगार्डिंग इस वीडियो को जो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मेंशन कर दिया है, आप देख सकते हो फॉर योर रेफरेंस। इसके अलावा आपको कोई भी और स्टैंडर्ड बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, चाहे डीडी बासु हो, चाहे आईएएस पार्लियामेंट है। अभी आप टॉपर्स के इंटरव्यू भी देखोगे, आपको एक ही चीज सुनने को मिलेगी कि प्लीज अपने जो रिसोर्सेज है उसको लिमिटेड रखो और उसको कई बार रिवाइज करो जितना पॉसिबल हो। अच्छा, इन 25 डेज में अब आपको क्या करना है, रादर इन 25 डेज में ही नहीं, आपको हर सब्जेक्ट के लिए, ऑल 4 ऑफ देम के लिए फॉलो करना है इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। आप जब भी जो भी टॉपिक पढ़ रहे हो थ्योरी से, उससे रिलेटेड आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रीलिम्स के सॉल्व करने हैं, जिसमें आपको 20 to 30 ईयर्स के पीवाईक्यूज तक का रेंज मेंटेन करना है। और मेंस में आपको लास्ट 5 to 7 ईयर्स के क्वेश्चंस को गो थ्रू करना है। पढ़ने के बाद चाहे आप कितना ही बेकार आंसर लिखो, कितना ही बुरा लिखो, बट लिखो। ऐसा तो है नहीं अपने लाइफ में कभी आंसर नहीं लिखा है, स्कूल में या कॉलेज में लिखा है ना, सिंपल इंट्रो बॉडी कंक्लूजन पता है ना कि क्या होता है, तो उस तरीके से आंसर लिखो। हालांकि आंसर राइटिंग के ऊपर मैं प्रॉपर सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, हम टॉपर्स की कॉपीज भी एनालाइज करेंगे। और मैं ये भी सोच रही हूँ कि जो भी प्रीलिम्स एंड मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनके ऊपर मैं एक सेपरेट प्रोग्राम भी स्टार्ट करूंगा कि आंसर राइटिंग हमें कैसे शुरू करनी है, जहां पे मैं आपके आंसर्स इवैल्यूएट भी कर पाऊं। उसके बारे में मैं आपको एक सेपरेट वीडियो में पूरा एक प्रॉपर अच्छे समझाऊंगी। लेकिन यहाँ पे आपको समझ लो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको प्री एंड मेंस के साथ साथ करने हैं फॉर ऑल ऑफ दीज सब्जेक्ट। ठीक, इसके अलावा आपको प्रैक्टिस कहां से करनी है, आप कोई भी बस मार्केट के 2 इंस्टीट्यूट उठा लेना, चाहे विजन, फोरम, दृष्टि और नेक्स्ट आईएएस, जो भी आपको कंफर्टेबल लगते हो, इनमें से किसी भी 2 के आप जो है प्रैक्टिस टेस्ट लगा सकते हो साथ के साथ। बिकॉज द मोटिव हियर इज कि हमें सिर्फ पढ़ना नहीं है, हमें पढ़ने के साथ साथ उसे चेक भी करना है कि जो हमने पढ़ा है क्या वो हमें समझ में आया है या नहीं आया। बिकॉज जब तक आप उसको अप्लाई नहीं करोगे ना, अपने हाथों से आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे, चाहे आपका एमसीक्यू का क्वेश्चन हो, चाहे आपका आंसर राइटिंग हो, आपने जो भी पढ़ा है वो आपको लॉन्ग टर्म तक 100% आई कैन गारंटी यू रिटेन ही नहीं रहने वाला है। सो प्लीज डू नॉट इग्नोर दिस पार्ट कि सिर्फ पढ़ते चले गए और क्वेश्चन लगाए ही नहीं है पूरे साल भर, ये गलती मत करना। ठीक, इसके बाद आपको पॉलिटी के 25 डेज के बाद हम टारगेट करेंगे इकोनॉमी को, बिकॉज अराउंड 1/5 ऑफ द प्रीलिम्स पेपर एंड 50% ऑफ द मेंस पेपर कम फ्रॉम दिस पर्टिकुलर एरिया ओनली। ठीक, इसको 30 डेज मैंने दिए हैं। यहाँ पे आपको प्री में 35 to 40 मार्क्स सिर्फ इकोनॉमी से देखने को मिलेंगे एंड मेंस में अराउंड 100 to 125 मार्क्स का पेपर इकोनॉमी से आता दिखेगा। इसमें भी हमें एनसीईआरटी पढ़नी
पढ़नी है कौन सी, तो देखो क्लास 11th की इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड उसके साथ साथ क्लास 12th की जो सिर्फ मैक्रो वाली एनसीईआरटी है, मैक्रो इकोनॉमिक्स की, ये दोनों ही पढ़ना जरूरी है, आपको इन्हें स्किप नहीं करना है। इसके अलावा आप बस कोई भी एक स्टैंडर्ड बुक पढ़ो, चाहे आप विवेक सर की पढ़ो, नितिन सिंघानिया सर की पढ़ो, संजीव वर्मा सर की पढ़ो, या आप मृणाल सर को इकोनॉमी के लिए फॉलो करो, लेकिन किसी एक को ही करना है। इसमें फियर ऑफ मिसिंग आउट वाला फैक्टर नहीं लाना है कि मैंने तो कुछ और पढ़ा है लेकिन काफी सारे स्टूडेंट्स ने कुछ और पढ़ा है तो वो बेटर है तो मैं वो भी पढ़ लेता हूं, ऐसा करने की जरूरत नहीं है। हालांकि मैं इन सभी सब्जेक्ट्स के ऊपर एक सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी वीडियो प्रॉपर अलग से लेके आऊंगी, जिसमें मैं आपको डे वाइज टारगेट के साथ बताऊंगी कि आपको कैसे लिमिटेड टाइम में इन्हें अच्छे से कवर करना है। अच्छा, इकोनॉमी के साथ साथ जो प्रॉब्लम आती है कॉन्सेप्ट्स की कि हमें कई बार क्लियर नहीं होता है बुक से, सो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन यूज द वेबसाइट्स लाइक अर्थोपीडिया एंड विकासपीडिया। ये दोनों बहुत अच्छी वेबसाइट्स हैं, इनसे आपके जो भी इकोनॉमी के कंसेप्ट्स है वो अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। इकोनॉमी के बाद हम टारगेट करेंगे हिस्ट्री को, रीजन बीइंग कि इट्स टू बिग टू डिले इट फॉर द लास्ट। जितना जल्दी हम इसको खत्म कर लें उतना बेटर है, लेकिन हम इससे शुरू भी नहीं करेंगे बिकॉज ये इतना ज्यादा बड़ा सब्जेक्ट है कि एक बार इसको स्टार्ट किया तो हम खो ही जाते हैं। इसलिए पॉलिटी और इकोनॉमी को कवर करने के बाद ही हम हिस्ट्री को करेंगे। ठीक, इसके लिए मैंने टोटल 43 डेज दिए हैं। आप यहाँ पे देख भी सकते हो कि प्रीलिम्स में इसका वेटेज अराउंड 18 to 30 मार्क्स का रहता है। कंप्लीट हिस्ट्री की मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ इंक्लूडिंग आर्ट एंड कल्चर, एंड मेंस में अराउंड अगेन 40 to 50% ऑफ द पेपर 100 to 120 मार्क्स आपको हिस्ट्री से आता दिखेगा। इसमें भी जो कंफ्यूजन रहता है वो रहता है कि हम क्या रिसोर्सेज इसके लिए फॉलो करें। तो देखो, सबसे पहले आपको एनसीईआरटी फॉलो करनी है। ओल्ड एनसीईआरटीज मैं यहाँ पे रेकमेंड करूंगी। हालांकि आप न्यू भी पढ़ सकते हो और तमिलनाडु टेक्स्ट बुक भी पढ़ सकते हो, लेकिन इन तीनों में से फिर आप कोई भी एक पढ़ना। ऐसा मत करना कि आप न्यू भी पढ़ रहे हो, ओल्ड भी पढ़ रहे हो, तमिलनाडु भी पढ़ रहे हो, नहीं, कोई एक चीज फॉलो करना। मैं यहाँ पे आपको बस सजेस्ट करूंगी कि आप ओल्ड एनसीईआरटी फॉलो करो। एंशिएंट मेडिवल की क्यों करो वो मैं अभी आपको आगे बताती हूँ। एंड उसके बाद जो न्यू एनसीईआरटी है फाइन आर्ट्स वाली, उसको आपको पढ़ना है। मैं आपको ओल्ड इसलिए सजेस्ट कर रही हूँ एंशिएंट और मेडिवल की पढ़ने के लिए, ओनली बिकॉज ऑफ दिस वैल्यू एडिशन पार्ट। कि आप वाजिद अहमद रावी की जब वेबसाइट पे जाओगे वहां पे आपको यूपीएससी क्वेस्ट नोट्स के अंदर एंशिएंट और मेडिवल से रिलेटेड बहुत प्रॉपर अच्छे से नोट्स दिए गए हैं। अगर आप उनको इस ओल्ड एनसीईआरटी के साथ क्लब करके पढ़ोगे तो आपका आराम से ये पोर्शन कवर हो जाएगा। आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि हमें कोई और मटेरियल भी इसके लिए फॉलो करना चाहिए। तो इस तरीके से आपका एंशिएंट और मेडिवल तो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अब हमें हिस्ट्री में स्टैंडर्ड बुक कौन सी पढ़नी है तो वो समझ लो। एक तो हमें मॉडर्न इंडिया के लिए स्पेक्ट्रम को फॉलो करना है, इसके लिए आपको एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये एक बुक सफिशिएंट है फॉर प्रीलिम्स एंड फॉर मेंस एज वेल। एंड आर्ट एंड कल्चर की जो नितिन सिंघानिया वाली बुक है उसमें भी आपको पेज टू पेज रीड नहीं करना है, सिर्फ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जो अगेन मैं एक सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी वीडियो में आपको पूरा बताऊंगी अच्छे से, उसको फॉलो करना है। ठीक, जो भी सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी वीडियोस होंगी मैं आपको मेंस पर्सपेक्टिव एंड प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से प्रॉपर माइक्रो टॉपिक्स के साथ में हर चीज एक्सप्लेन करूंगी, सो डू नॉट वरी अबाउट दैट। लेकिन जो भी मैं आपको सोर्सेज यहाँ बता रही हूँ उसको आपको पढ़ना मैंडेटरी है। उसके बाद हम बात करेंगे ज्योग्राफी की। तो देखो, यूपीएससी का फोकस ज्योग्राफी से होता है रिलेटेड टू लोकेशन एंड द कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। इसको हम पूरा 25 डेज में कवर करेंगे। इसमें भी अगर आप देखोगे ना तो प्रीलिम्स में अराउंड 14 to 18 क्वेश्चंस, दैट इज 28 to 36 मार्क्स आपको ज्योग्राफी से देखने को मिलेगा। एंड मेंस में अराउंड 25 to 33% ऑफ द पेपर फ्रॉम 60 to 80 मार्क्स आपको ज्योग्राफी से देखने को मिलेगा। इसमें भी जो मेन सोर्स है ज्योग्राफी को प्रिपेयर करना, दैट इज ओनली एंड ओनली एनसीईआरटीज, वो भी क्लास 11th एंड 12th की। 11th में आपको वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्राफी एंड इंडियन फिजिकल ज्योग्राफी पढ़नी है, 12th में आपको इकोनॉमिक ज्योग्राफी एंड ह्यूमन ज्योग्राफी को कवर करना है। इसी से आपको पूरा अच्छे से ज्योग्राफी कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन द ट्रिक हियर इज कि जब भी आप ज्योग्राफी पढ़ोगे उसकी एक लाइन भी पढ़ोगे ना तो आप मैप बुक साथ में रख के पढ़ोगे, आपको साथ के साथ मैपिंग करनी है। आप ये नहीं सोच सकते कि हम मैपिंग बाद में अलग से करेंगे। तो मैपिंग के लिए मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ सिंपली कि आप ओरिएंट ब्लैक स्वान यूज कर सकते हो फॉर द वर्ल्ड मैपिंग, एंड ऑक्सफोर्ड वाली मैप बुक यूज कर सकते हो फॉर द इंडियन मैपिंग। तो आप जो भी ज्योग्राफी की लाइन पढ़ोगे आप उसके साथ साथ मैपिंग भी करोगे, उस लोकेशन को मार्क करोगे। ठीक है, दिस इज द बेस्ट ट्रिक बिकॉज इट इज गोइंग टू हेल्प यू रिटेन द इन्फॉर्मेशन फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। इसके अलावा स्टैंडर्ड बुक में जीसी लियोंग की बुक आती है, इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको इंपॉर्टेंट चैप्टर्स पढ़ने हैं, दैट इज द वेजिटेशन वाला पार्ट। उसके अलावा आपको यहां से कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं है। देन इन्हीं चारों सब्जेक्ट्स के साथ मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कैसे प्रैक्टिस करने हैं। बात रही करंट अफेयर्स की, तो देखो यार, हमने अभी तक करंट अफेयर्स पढ़े कभी नहीं पढ़ा होता है, हम लोगों की हैबिट नहीं होती है टिल द टाइम वी स्टार्ट दिस यूपीएससी प्रिपरेशन कि हम डेली न्यूज़पेपर पढ़ते आ रहे हो या अपने आपको उतना वेल अवेयर रख रहे हो कि कौन सी रियल न्यूज है वो हमें पता हो। दैट्स वाई हमें स्टार्ट कैसे करना है यहाँ समझ लो। बहुत ज्यादा आपको तुरंत न्यूज़पेपर उठा करके स्टार्ट करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज आपके 5-6 घंटे फिर उसी में निकल जाएंगे और आप फेज 1 में ये सारे सब्जेक्ट्स कभी कवर ही नहीं कर पाओगे। द सिंपल प्लान हियर इज कि आपको जो इनिशियली 15 से 20 दिन है ना, उसमें सिर्फ
एक न्यूज़पेपर अपने मनपसंद का कोई भी उठा लो, द हिंदू और द इंडियन एक्सप्रेस में से, और सिर्फ उसकी हेडलाइंस गो थ्रू करो बस, और कुछ नहीं करना है। लेकिन हाँ, ये काम आप सुबह करोगे, रात में आप क्या करोगे, इनसाइट्स आईएएस या विजन आईएएस से जाकर के डेली करंट अफेयर्स वो अपलोड करते हैं, उनको आप कवर करोगे, वहां से आप समझोगे। बिकॉज वहां पे उन्होंने सिर्फ द हिंदू इंडियन एक्सप्रेस से नहीं, बल्कि जो और भी गवर्नमेंट सोर्सेज भी है, इनफैक्ट पीआरएस हो गया, पीआईबी हो गया, या जो अदर इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर्स हैं आपके, इकोनॉमिक टाइम्स, वहां से भी इंफॉर्मेशन, जो अच्छी इंफॉर्मेशन होती है वो दी रहती है। या आपको विजन आईएएस पे तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिल जाएगी, तो आपको इसे फॉलो करना है फॉर डेली करंट अफेयर्स। देन आफ्टर 15 to 20 डेज जब आप कंफर्टेबल हो जाओगे ना थोड़ा न्यूज़पेपर के रिगार्डिंग, तब आपको कोई भी एक न्यूज़पेपर द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस में से चूज करके उसको एक्चुअली पढ़ना स्टार्ट करना है अकॉर्डिंग टू द सिलेबस, की क्या डिमांड ऑफ द सिलेबस है उस हिसाब से। बिकॉज जब आप डेली करंट अफेयर्स पढ़ोगे ना, तो वहां पे सिलेबस भी दिया रहेगा कि ये जो पर्टिकुलर न्यूज है ये किस सिलेबस के अंदर आती है। तो जब आप 15-20 दिन वो रूटीन एक्सरसाइज करोगे, तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि यार किस टाइप की न्यूज इंपॉर्टेंट है और किस टाइप की न्यूज को हमें स्किप करना चाहिए। ठीक, देन इसके साथ साथ आपको वही सेम प्रोसेस स्टार्ट करना है कि इनसाइट्स या विजन आईएएस, कोई भी एक वेबसाइट, दोनों नहीं, कोई भी एक से आप डेली करंट अफेयर्स फॉलो करोगे। साथ साथ जो विजन आईएएस का मंथली करंट अफेयर मैगजीन आता है उसको भी पढ़ोगे। तो इस तरीके से आपको इन 4 महीनों में जो स्टार्टिंग का फेज 1 है उसमें करंट अफेयर्स को मैनेज करना है। ठीक है, अब बात रही फेज 2 की, तो यहाँ पे देखो ये चलेगा आपका सितंबर टू जनवरी 2026। ये गोल्डन टाइम पीरियड है फ्रॉम सितंबर 25 टू जनवरी 2026। ये जो 5 मंथ्स है, बिकॉज यही वो टाइम पीरियड है जब ऑलरेडी लोग 2025 का मेंस दे चुके होंगे, है ना, एंड जनवरी में तो इंटरव्यू भी दे चुके होंगे। सो ये दिस इज द बेस्ट टाइम टू आउट कम्पीट इवन दोज कैंडिडेट्स एज वेल। ठीक, यहाँ पे आप थोड़ा सा टाइम ज्यादा दोगे अपनी प्रिपरेशन में, 8 घंटे का एक एवरेज स्लॉट मेंटेन करोगे कि आपको डेली 8 घंटा पढ़ना ही है। इससे ज्यादा पढ़ने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, क्योंकि वो सस्टेनेबल नहीं है, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। अच्छा, ये जो सेकंड फेज है मेन सेंट्रिक फेज, ये जो टोटल 5 मंथ्स का है, इसमें डिवीजन कैसे रहेगा, तो डेली हमें ऑप्शनल यहाँ पे पढ़ना है। देन जो 3 मंथ्स होंगे उसमें हम बचे हुए मेंस को कवर करेंगे, और जो 2 महीने बचेंगे उसको हम रिवाइज करेंगे। बेसिकली इस 5 मंथ से आप ये ध्यान रखो, जो 3 महीने हैं उसमें हम बचे हुए मेंस के पार्ट को कवर करेंगे, 2 मंथ को रिवाइज करेंगे, और ऑप्शनल डेली बेसिस पे चलता रहेगा। रिवीजन हमारा एक्टिव रिवीजन एंड स्पेस्ड रेपिटेशन तरीके से हम उसको मैनेज करेंगे। एक सेपरेट वीडियो में इसको इन डिटेल डिस्कस करेंगे। एंड मान लो अगर आपके शुरू के 4 महीने में आप सिर्फ प्रीलिम्स की पीवाईक्यूज प्रैक्टिस कर पाए, मेंस की नहीं भी कर पाए, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज ये जो 2 महीने है ना, यहाँ पे हम कर सकते हैं बाय ज्वाइनिंग सम टेस्ट सीरीज और बाय प्रैक्टिसिंग द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बाय आवर ओन सेल्फ। ठीक है, तो अब यहाँ पे इस फेज को अच्छे से समझ लेते हैं, बिकॉज यहाँ पे हमारा टारगेट है कि हम मेंस को पूरा कंप्लीट करेंगे, डेली आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करेंगे, और मेंस का टेस्ट सीरीज भी सॉल्व करेंगे। देखो यहाँ पे हम सबसे पहले बात कर लेते हैं ऑप्शनल की, कि हाँ अब हमें ऑप्शनल करना है, बिकॉज जब हमने स्टार्टिंग के 4 फाउंडेशनल सब्जेक्ट्स कवर कर लिए, अब हम बेटर उस पोजीशन में है फिगर आउट करने के लिए कि हमारा क्या इंटरेस्ट है, क्या हमें ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट लेने हैं, क्या हमें टेक्निकल सब्जेक्ट लेने हैं। ठीक है, हालांकि हमें ऑप्शनल सब्जेक्ट को एक्जैक्टली चूज कैसे करना है उसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो करूंगी कि किस बेसिस पे हमें एक्चुअली डिसाइड करना चाहिए कि कौन सा ऑप्शन हमारे लिए बेस्ट है। लेकिन यहाँ पे आप अभी फिलहाल इतना समझ लो कि टोटल 5 मंथ्स में हमें डेली 3 से 4 घंटा ऑप्शनल को देना है, ताकि हम पूरा ऑप्शनल को अच्छे से कंप्लीट कर सके, इंक्लूडिंग इट्स टेस्ट सीरीज। अब बात करते हैं जीएस सब्जेक्ट्स की, तो देखो एनवायरमेंट एंड साइंस एंड टेक हमारा ये प्री के हिसाब से भी ओवरलैपिंग सब्जेक्ट है, तो इन दोनों को ही 15-15 दिन हमें देने हैं और वाइंड अप करना है। देखो एनवायरमेंट की मैं बात करूं तो प्री में आपको 14 to 17 क्वेश्चंस यहाँ से देखने को मिलेंगे, 28 to 34 मार्क्स यहाँ से रहता है वेरिएशन एनवायरमेंट का। मेंस में 30 to 50 मार्क्स का वेरिएशन देखने को मिलता है एनवायरमेंट में। यहाँ पे हमें सबसे पहले क्लास 12th की एनसीईआरटी पढ़नी है बायोलॉजी वाली, उसमें भी जो लास्ट का इकोलॉजी वाला यूनिट है उसको कवर करना है। स्टैंडर्ड बुक के लिए हमें शंकर आईएएस या पीएमएफ आईएएस कोई भी एक फॉलो करना है, एंड इसके साथ साथ करंट अफेयर्स करना है। दैट्स इट, हमारा एनवायरमेंट खत्म। जैसे एनवायरमेंट हो जाएगा उसके बाद हमें साइंस एंड टेक को फोकस करना है 15 डेज में, बिकॉज प्री में आप देखो 20 से 30 मार्क्स का पेपर आता है और ये गेम चेंजिंग एरिया है फ्रॉम प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू। मैं आपको यहाँ पे अभी बता रही हूँ। एंड मेंस में वही सेम 30 to 50 मार्क्स का पेपर आपको यहाँ से साइंस एंड टेक का आता मिलेगा जीएस पेपर 3 में। यहाँ पे आपको साइंस एंड टेक के लिए क्या करना है, किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का जो उनके कोचिंग के नोट्स होते हैं ना साइंस एंड टेक वाले, उसको पढ़ लो फॉर कंसेप्चुअल क्लैरिटी। दैट्स इट, उसको आपको ओवरलैप करना है करंट अफेयर्स के साथ। ठीक, उसके बाद आप क्या करोगे, आप आओगे एथिक्स पे। एथिक्स पे आपको पूरे 25 डेज देने हैं। इसमें जो भी एथिक्स के सिलेबस के कीवर्ड्स है ना, उनके ऊपर आपको डेफिनेशंस लिखनी है विद 2 एग्जांपल्स, जिसमें से आपका एक एग्जांपल खुद का रियल लाइफ एग्जांपल होना चाहिए। एंड साथ में आपको एक स्टैंडर्ड बुक पतली सी आती है लेक्सिकन, उसको कवर करना है विद केस स्टडीज। 25 दिन में आपका एथिक्स बहुत ही आराम से खत्म हो जाएगा। और जहां तक बात रही एस्से की, तो आपको अब इस टाइम पीरियड पे हर 10 दिन में एक एस्से लिखना है, बिकॉज आप 4 फाउंडेशनल सब्जेक्ट्स पढ़ चुके
होगे, एनवायरमेंट साइंस भी कवर कर चुके होगे, तो आप हर 10 दिन में अब आप उस पोजीशन में हो कि आपके पास वेल एक्यूमुलेटेड नॉलेज है इन टर्म्स ऑफ जीएस. यू विल ऑल्सो डेवलप बेटर फिलोसफिकल अंडरस्टैंडिंग ऑल्सो. तो आप हर 10 दिन में जो लास्ट 5 to 7 ईयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है उन पर आप लिखो ऐसे, चाहे कैसा ही लिखो, चाहे बेकार लिखो, बिल्कुल आपको बेकार लगे, अच्छा नहीं है, डरो मत कि मैं अच्छा ही ऐसे लिखूंगा. कोई भी अपना ऐसे जो फर्स्ट ऐसे अच्छा नहीं लिखता है. ठीक, इसके ऊपर भी हम सेपरेट वीडियो में बात करेंगे और एथिक्स के ऊपर भी बात करेंगे. मैं इनके रिगार्डिंग अलग अलग सेपरेट वीडियो लाने वाली हूँ इन डिटेल. यहाँ पे मैं आपको बस एक टाइमलाइन का आइडिया दे रही हूँ कि आपको एक्जैक्टली पता हो कि आपके पास टाइम नहीं है कि आप टाइम वेस्ट कर सको. अब हर एक दिन का वैल्यू है, ठीक है, और वो वैल्यू आपको कैसे करना है वो आप यहाँ पे समझ रहे हो अच्छे से. अच्छा, जो बाकी मेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट बच गए हैं जैसे गवर्नेंस हो गया, आप यहाँ पे देख सकते हो मेंस में 20 से 50 मार्क्स का पेपर आता है. यहाँ से आईआर का 35 to 75 मार्क्स का आता है, सोसाइटी का 40 to 60, इनफैक्ट सोशल जस्टिस का भी जीएस पेपर 2 में 40 to 65 मार्क्स का आता है, सिक्योरिटी का 30 to 40 मार्क्स एंड डिजास्टर मैनेजमेंट का 10 से 20 मार्क्स का क्वेश्चन आता है. ये जितने भी एरियाज हैं ये आपके आराम से 38 डेज में कवर हो जाएंगे. और इन सभी टॉपिक्स को मैं क्लब करके एक सेपरेट वीडियो में भी समझाऊंगी कि क्या सोर्सेज इनके लिए फॉलो करने हैं, क्या इनका डे वाइज स्ट्रैटेजी होना चाहिए और कौन कौन से माइक्रो टॉपिक्स इनके अंदर आते हैं जिन्हें हमें बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है. बात रही यहाँ पे करंट अफेयर्स की कि इस फेज में, बिकॉज फर्स्ट फेज में हम हैबिट डेवलप कर रहे थे, यहाँ पे अब हमें कंटिन्यूटी डेवलप करनी है. हमें एक से दो न्यूज़पेपर डेली पढ़ने हैं, चाहे हिंदू हो चाहे इंडियन एक्सप्रेस हो. डेली करंट अफेयर्स आपका सिमिलर बेसिस पे चलता रहेगा, मंथली मैगजीन चलती रहेगी. और यहाँ पे एक काम जो आपको एक्स्ट्रा करना है ना, वो है 2025 का विजन आईएएस का मेंस 365 जो होगा उसको आपको कवर कर लेना, बिकॉज ये एक आपको एज देगा 2026 के मेंस में जाकर के, इनफैक्ट प्री में भी देगा. ठीक, तो इस तरीके से हमारा फेज 2 खत्म हो गया है. लास्ट फेज है फेज 3 जो कि हमारा रिवीजन फेज होगा फ्रॉम फेब 2026 ऑनवर्ड्स. यहाँ पे हम पूरा टारगेट करेंगे रिवीजन को, जिसमें हम प्री स्पेसिफिक रिवीजन को ज्यादा फोकस करेंगे, सीसैट को प्रैक्टिस करेंगे एंड सिमिलर तरीके से करंट अफेयर्स करते रहेंगे जैसे हमने फेज 2 में किया था. लेकिन उसमें एक चीज का एडिशन करना है कि किसी भी एक इंस्टीट्यूट का आपको डेली क्विज सॉल्व करना है करंट अफेयर्स वाला. ठीक, तो आई होप अब आपको क्लैरिटी मिल गई होगी कि किस तरीके से हमें किन फेजेस में अच्छे से क्या क्या सब्जेक्ट को टारगेट करना है कि हमारा प्रिपरेशन आराम से प्रैक्टिकल वे में रियलिस्टिक तरीके से चलता रहे विदाउट मिसिंग एनीथिंग. लेकिन हाँ, अगर आपके फिर भी कोई डाउट्स हो सो यू कैन डू लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो. बहुत जल्द मिलूंगी मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में.